एग्जीबिशन के बाद की रात ठंडी थी, पर जेसन और हाना के बीच का सन्नाटा उससे भी ज्यादा गहरा था। भीड़ छंट चुकी थी, सिर्फ कुछ लोग रह गए थे, लेकिन जेसन और हाना वहीं खड़े थे, उस पेंटिंग के सामने जो दोनों के बीच की सबसे सच्ची बात कह रही थी। कोई शब्द नहीं निकले, फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। हाना ने धीमे कदमों से पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने नजरें नहीं हटाई। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जितना इंतज़ार किया उतना ही दर्द हाना ने भी छुपाया था। अगले दिन सियोल की गलियों में अचानक बारिश होने लगी। हाना एक बुक कैफ़े की तरफ भागी और भागते हुए वह उसी जगह पहुंच गई जहां वह पहले जेसन के साथ प्रोजेक्ट पर काम करती थी। कैफ़े में जाते ही उसकी सांसें थम गई। जेसन वहीं बैठा था, जैसे वक्त ने खुद दोनों को वहीं पहुंचा दिया हो। इस बार जेसन उठा नहीं, उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। हाना खुद उसकी टेबल के सामने आकर बैठ गई। पहले कुछ पल तक दोनों की हथेलियां कांपती रही, पर फिर नजरें मिली। जेसन ने अपनी डायरी खोली, एक पुराना स्केच उसमें था। हाना की मुस्कुराती हुई झलक उस वक्त की जब वह डांस प्रैक्टिस के दौरान बिना वजह हंसी थी। हाना की आंखें नम हो गई। फिर उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसमें वही फेस्टिवल डांस का इनविटेशन था जो उसने कभी संभाल कर रखा था। शायद वो चाहती थी कि वो एक याद ना बने, एक अधूरी शुरुआत की गवाही बने। उस शाम उन्होंने बातें नहीं की, पर एक वादा ज़रूर कर लिया। अगले कुछ दिनों तक दोनों कई बार टकराए और हर मुलाकात पहले से थोड़ी लंबी होती गई। एक शाम जेसन ने उसे अपने आर्ट स्टूडियो में बुलाया। वहाँ दीवारों पर सिर्फ हाना ही थी। हर स्केच, हर पेंटिंग, हर परछाई, बस हाना। हाना कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन इस बार वो आंसू अकेलेपन के नहीं थे, किसी के इंतजार की मान्यता के थे। पर जैसे ही सब ठीक लगने लगा, किस्मत ने फिर एक खेल खेला। हाना की माँ ने उसे बुलाया। उन्हें फिर से शिफ्ट होना है, इस बार किसी और देश में। एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। और ये फैसला सिर्फ उनके लिए नहीं, हाना के भविष्य के लिए भी था। हाना के सामने दो रास्ते थे, एक अधूरा प्यार और एक पूरा भविष्य। वो शाम बाकी शामों जैसी नहीं थी। सियोल की सड़कों पर बसंत की हवा बह रही थी, लेकिन हाना किम के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वे जानती थी अब वक्त बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन बाकी थे उसके जाने में। उसने वो बात जेसन से नहीं कही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर वह कहेगी तो जेसन टूट जाएगा। उधर जेसन को भी कुछ महसूस हो रहा था। हाना अब अचानक ज़्यादा शांत हो गई थी। उसकी मुस्कान में वो पहली वाली गर्मी नहीं थी। उसकी आंखों में कोई बोझ था जो कह नहीं रही थी। आखिर एक शाम हाना उसे उसी बुक कैफ़े में मिली। इस बार वह थकी हुई लगी, जैसे शब्दों का बोझ उठाते उठाते चुप हो गई हो। उसने एक लिफाफा जेसन को पकड़ा दिया। मेरे जाने की टिकट, वो नीचे लिखा था। माफ़ करना, मैं फिर एक बार बिना बताए जा रही हूँ। जेसन का दिल जैसे वहीं रुक गया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से वो टिकट देखा। फिर उसकी आंखें हाना पर टिकी रही, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं कुछ भी नहीं था? हाना की आंखों में अब आंसू थे। वह कुछ कह नहीं सकी, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। लेकिन इस बार जेसन पीछे नहीं हटा। अगले दिन उसने हाना को एक पुराने पार्क में बुलाया। वहाँ एक कैनवस रखा था और उस पर सिर्फ एक खाली चेहरा बना था, अधूरी रेखाओं से घिरा हुआ। जेसन ने ब्रश उठाया और बोला नहीं, बस पेंट करता गया। हाना वहीं बैठी रही, देखती रही और रोती रही। जब स्केच पूरा हुआ तो उसमें वही हाना थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें किसी के इंतज़ार में नहीं थी। उसकी मुस्कान अधूरी नहीं थी। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम फिर से बिना कुछ कहे जाओगी तो मेरी ये पेंटिंग अधूरी रह जाएगी। हाना ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, फिर अपना बैग उठाया और चली गई। जेसन वहीं बैठा रहा, उसकी धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ती गई। अगली सुबह हाना की फ्लाइट थी। जेसन एयरपोर्ट नहीं गया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके दरवाजे पर एक स्केचबुक रखी थी, हाना की स्केचबुक।
उसमें पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी किसी याद में अधूरे रहो, इसलिए इस बार मैंने सब छोड़ दिया।